गुड इवनिंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का हमने विषय रखा है कि मोदी पॉपुलिज्म और कोरोना पॉपुलिज्म, इन दोनों किस्म के जो पॉपुलिज्म हैं, इन पॉपुलिज्म को कैसे देखें। पीएम मोदी की एक बहुत अच्छी बात है कि अब वो कोई भी चीज करते हैं तो वो पॉपुलिज्म के बिना नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पॉपुलिज्म अच्छा नहीं लगता, लेकिन नरेंद्र मोदी की ये विषय अच्छा लगता है। वे अगर एक कहीं सुई भी दान में देंगे, मतलब वो पशु दर्शन करने गए तो उसको भी बाकायदा एकदम जनप्रियता के तरीके से एकदम इतना पॉपुलर करेंगे कि लगेगा कि बस वे और पशुपतिनाथ हैं। बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, वो बद्रीनाथ केदारनाथ गए तो वहां पर भी वो मतलब मासेकर हो चुका था, इतनी तबाही हो चुकी थी, भीषण तबाही से वो इलाका परेशान था, लेकिन पॉपुलिज्म पीएम गए हैं वहां। नरेंद्र मोदी का कोई भी कदम, ये नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की एक केंद्रीय विशेषता है कि कोई भी कदम वो पॉपुलिज्म के बिना नहीं चलता। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि नरेंद्र मोदी को अपने व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो पॉपुलिज्म का सहारा लेते हैं। दूसरा यह है कि वे जिस मुद्दे को उठाते हैं उस मुद्दे को खुद विश्वास नहीं है कि वो अपने आप चल के भी जा सकता है जनता के बीच में। दोनों ही चीजें हो सकती हैं, मुझे नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स में जब से पैर रखा, खासतौर पर ये जो पीएम की राजनीति में जब से पैर रखा 2014 के पहले से और अब तक, कौन सी चीज है महत्वपूर्ण जो आपको दिखाई देती है? आप ये ताकत है नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की कि इतनी बड़ी भीषण दुर्घटना हो चुकी है, पूरा देश संकट से गुजर रहा है, रोज सरकार ब्लंडर कर रही है, दो बड़े नीतिगत प्रयास फेल हो चुके हैं। नोटबंदी का प्रयास फेल हो चुका, जीएसटी का प्रयास फेल हो चुका, और कोरोना के लागू करने का प्रयास बड़े स्केल पर फेल हुआ। इसके बावजूद आम जनता का एक बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी का फैन है और उसका यह मानना है कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। स्टाइल देखिए आप, नरेंद्र मोदी जब भी कोई भी काम करते हैं, जब भी कोई भी ऐसी घड़ी आती है जिस समय लोग जरा सा भी में महसूस करते हैं, अचानक एक पब्लिक सर्वे आता है, एक मीडिया सर्वे आता है बीजेपी की तरफ से या किसी और की तरफ से, और यह बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। यह एक प्रचार का, जनसंपर्क की पद्धति का एक बड़ा प्रभावशाली हिस्सा है उनकी का। बुनियादी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जब चलते हैं, वो कोई भी कदम उठाते हैं। अब जैसे उन्होंने एक कदम उठाया, उन्होंने घोषणा कर दी 20 लाख करोड़ देंगे। अब वो 20 लाख करोड़ देंगे, ये अपने खुद भी डिटेल्स बता सकते थे ये क्या क्या देंगे वो, लेकिन वो बता देंगे, फिर खाएंगे क्या? नरेंद्र मोदी को पैसा नहीं खाना, पैसा जिसे खाना है वो खाए। नरेंद्र मोदी तो झोला लेके आए तो झोला लेके जाएंगे। नरेंद्र मोदी को खाने के लिए चाहिए प्रचार, प्रचार और सिर्फ प्रचार भी चाहिए पॉपुलिज्म के पैराडाइम में, नॉर्मल प्रचार नहीं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पाले से गेंद बाहर जा चुकी है, वे इल्यूजन में हैं। यह एक वास्तविकता है कि नरेंद्र मोदी की अभी भी जनता के एक बड़े हिस्से पर गहरी पकड़।
इल्यूजन्स ना बांधे हम लोग। क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिन से प्रचार कर रहे हैं अपने पैकेज का। कल कुछ कहा, परसों कुछ कहा, आज कुछ कहा, चलता रहेगा ये पूरे 5-4 दिन तक। तब तक फिर एक उनका अपना राष्ट्रीय संबोधन आ जाएगा। और नहीं आएगा तो वो उठा के ट्रंप से फोन पर बात करने लगेंगे। जर्मनी, जापान के प्रधानमंत्री से बात करने लगेंगे। वो एक कैंपेन आ जाएगा। अगर वो लोग फोन नहीं उठाते हैं, वो व्यस्त रहते हैं, तो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करेंगे, किसी नर्स से बात करने लगेंगे। अगर कोई नर्स और डॉक्टर भी फोन नहीं उठाता है, तो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करेंगे, द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन करने, वर्चुअल दर्शन करेंगे, केदारनाथ के वर्चुअल दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी की जितनी भी पब्लिक एक्टिविटीज हैं, एक प्रधानमंत्री के नाते, एक नेता के नाते, वे सारी की सारी एक्टिविटीज पॉपुलिज्म और प्रोपेगेंडा के एक बड़े मॉडल के तौर पर सजाई गई हैं। और ये जो पॉपुलिज्म के पैराडाइम में जो हर चीज सजाई गई है, उसको आप कम करके मत देखिए। अभी हालत यह है कि जो नरेंद्र मोदी के क्रिटिक हैं, उनकी बात को आम जनता गंभीरता से नहीं लेती। नरेंद्र मोदी के आलोचक, जो गंभीर आलोचक हैं, उनकी बात को सिर्फ उन्हीं के अनुयायी, यानी आलोचकों के जो अनुयायी हैं, वही सिर्फ मानते और सुनते हैं। नरेंद्र मोदी के पास में अभी भी एक साइजेबल सेक्शन है जो कि उनका आरएसएस का, बीजेपी का सदस्य नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी का अनुयायी है। आप यहां से देखिए, नोटबंदी में व्यापारियों का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, अभी तक वो तबाही से निकला नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की भक्ति 1 इंच भी कम नहीं हुई है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के प्रति ये जो गहरी आस्था है लोगों की, वो क्यों है? क्या किया है उन्होंने? क्या ऐसा काम किया है? क्या तरीका अपनाया है? उस तरीके पर बात होनी चाहिए। कांग्रेस क्यों नहीं ये प्रयास करती कि बड़े जो मीडिया के एक्सपर्ट हैं, उन्हें फेसबुक लाइव में लाए और बताए जनता को, वो लोग आए। भारत की जनता को किसी अर्थशास्त्री की सलाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की सरकार अर्थशास्त्री के सहारे नहीं चल रही। राहुल गांधी किसी बड़े मीडिया टाइकून को पकड़ के लाके और नरेंद्र मोदी के जो पॉपुलिज्म है उसके जर्रे जर्रे का विश्लेषण करके सुनवा सकें, तो कांग्रेस का भी भला होगा और जनता का भी भला होगा। जो वामपंथी लोग हैं, जिनके पास में सबसे ज्यादा अक्लमंद लोग होते हैं, अरे खाली समय है ये, इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता नरेंद्र मोदी के आइडियोलॉजिकल मूल्यांकन का, उनके प्रोपेगेंडा के मूल्यांकन का। घर में हैं, आपको सुनेंगे बैठ के। अरे मेरे जैसे व्यक्ति को, जो कि एकदम आइसोलेटेड है, जिसका कोई संगठन नहीं है, जिसका कोई फॉलोअर नहीं है, उसको भी 100-200 लोग सुन लेते हैं। देर सवेर उसका भी वीडियो जाके 100-50 लोग देख लेते हैं। वामपंथियों की तो सदस्य संख्या कई करोड़ में है, संगठन है। लेकिन आपने अभी तक नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म का मूल्यांकन नहीं किया है। आप खाली उनकी नीतियों पर स्टेटमेंट देते हैं। राहुल गांधी उनकी नीतियों पर स्टेटमेंट देते हैं,
सीताराम येचुरी सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं, इससे बात नहीं बनेगी। यह समय की मांग है कि ये विभिन्न पार्टियां मीडिया के एक्सपर्ट को लगा के नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का और खासतौर पर जो ये लोकप्रिय व्यक्तित्व है उसका मूल्यांकन पेश करें। हम लोग कहते हैं ना संस्कृत में वादे वादे जायते तब तो बोध हो, जब वाद विवाद होगा तब तो उसमें से सार निकलेगा कुछ। तो नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म पर आपने अभी वाद विवाद तो किया ही नहीं है। आप पक्ष में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, इससे बात नहीं बनेगी, इससे बात भी नहीं बनेगी। नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा का पूरा व्यक्तित्व, अपनी पूरी की पूरी सरकार का व्यक्तित्व एक पॉपुलिज्म के पैराडाइम पर खड़ा किया हुआ है। और वो पॉपुलिज्म का पैराडाइम क्या है, उसके आइडियोलॉजिकल दायरे क्या हैं, वो क्यों जनता के बीच में जल्दी कम्युनिकेट करता है और बाकी लोग कम्युनिकेट नहीं करते, इस पर पब्लिक डिबेट होनी चाहिए। ये संबित पात्रा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बीच की डिबेट से आप नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को छू नहीं सकते। राहुल गांधी के स्टेटमेंट के जरिए, सीताराम येचुरी के स्टेटमेंट के जरिए आप नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को एक्सपोज नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व जो मीडिया ने बनाया है, जो वर्चुअल रियलिटी ने बनाया है, वो एकदम विशाल व्यक्तित्व है, उसे कम करके नहीं देखना चाहिए। हिंदी में मैं अपनी कह सकता हूं, मैं बाकी की भाषा की नहीं जानता। मैं पिछले 6 साल से अकेला सिंगल हैंडेडली नरेंद्र मोदी पर लिख रहा हूं। मैं लगातार 6 साल से, जब से नरेंद्र मोदी का पीएम की राजनीति में पदार्पण हुआ है। मेरे तमाम दोस्त नाराज हैं इस बात पर कि तुम हमेशा नरेंद्र मोदी पर ही क्यों लिखते रहते हो, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं जितना जानता हूं और मुझे जितना आता है, मैं मीडिया का एक्सपर्ट नहीं हूं। मीडिया के एक्सपर्ट तो दूसरे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो अखबार चलाते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, उनसे बुला के राय ली जानी चाहिए कि वो बताएं कि नरेंद्र मोदी जनप्रिय क्यों हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए। आपने कभी जानने की कोशिश की कि हिंदू के जो एन राम हैं वो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का कैसे मूल्यांकन करते हैं? एनडीटीवी के जो प्रणव राय हैं वो कैसे मूल्यांकन करते हैं? वो खाली इलेक्शन टाइम पर आएंगे और चले जाएंगे, बाकी समय नहीं आते। अभी तो खाली टाइम है। आप तय मान लीजिए, आप रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी या और इसी तरह के या मेरे जैसे जितने भी लोग हैं ऐसे, इनके जरिए आप इसे एक्सपोज नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी के पॉपुलर व्यक्तित्व को विश्लेषित करने के लिए, उनके उस पॉपुलिज्म को विश्लेषित करने के लिए हमें मीडिया के अच्छे सुसंगत ढंग से देखने और सोचने वाले, आइडियोलॉजी से लेस लोगों की जरूरत है, जो लोग जनता के बीच में आए और बताएं, सिंपल भाषा में बताएं। 6 साल तो मुझे हो गए, मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन टीवी की खबर तो रखता हूं। मैं इंटरनेट पे फॉलो करता हूं लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। यह चुनौती है अभी भी भारतीय जनमानस के सामने, बुद्धिजीवियों के सामने, राजनेताओं के सामने, राजनीतिक दलों के सामने, कि वे नरेंद्र मोदी के जो पॉपुलिज्म है, उस पॉपुलिज्म के चरित्र का मूल्यांकन करें। मैंने जानबूझ के ये आज की बातचीत रखी इसी पर कि नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म को आप कैसे देखते हैं, मैं कैसे देखता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस पर बहस होगी। अगर बहस नहीं होती तो चिंता की चीज है मेरे लिए। ये 6 साल हो गए, मैं तो लगातार लिख रहा हूं। आप मेरे फेसबुक पेज पर जाइए, आपको हर महीने 50 सैकड़ों पोस्ट मिलेंगी आपको।
जनता को नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म को जानने का हक है। यह विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म को एक्सपोज करे, और एक बार नहीं बार बार एक्सपोज करे। आप ये कह के नहीं निकल सकते कि अब गोदी मीडिया हो गया हमें, जी नहीं। अभी स्थिति यह है कि आपके पास में अनेक इतने ताकतवर वर्चुअल यंत्र हैं, कम्युनिकेशन के इतने वर्चुअल मीडियम हैं कि आप बड़े पैमाने पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने ये जो एकदम चुप्पी छाई हुई है, वो जानते हैं इस बात को नरेंद्र मोदी कि उनके व्यक्तित्व का कोई मूल्यांकन नहीं करेगा, किसी में साहस नहीं है। आप नरेंद्र मोदी पर छुटपुट बातें कर लीजिए इधर उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर, पॉपुलिज्म पर सुसंगत ढंग से डिटेल्स में बातें करने की जरूरत है। मेरे पास तो औजार नहीं है अपने। अगर मेरे पास मेरी किताबें होती, मेरी चीजें होती, तो तय मानिए कि मैं नरेंद्र मोदी को बिल्कुल अच्छे से उनकी पूजा करता मैं, और करूंगा मैं, क्योंकि अब तो मेरे पास फेसबुक लाइव है। अभी तो ये शुरुआत है। मुझे तो मतलब कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स हैं उनका मैं दीवाना हूं, क्योंकि मैं तो असहाय आदमी हूं। मेरे पास तो कोई सरकार नहीं, मेरे पास कोई पार्टी नहीं जो मेरा समर्थन करे। मुझे किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं, जो दाएं की हो या बाएं की हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मेरे दिमाग में जनता होती है और जनता के हित होते हैं, और यही चिंता मेरे दिमाग में है कि आखिर इतनी तबाही के बावजूद मेरे लिए चिंता की चीज है कि नरेंद्र मोदी इतने जनप्रिय क्यों हैं। नरेंद्र मोदी का पॉपुलिज्म इतना जनप्रिय क्यों है, एक्सेप्टेंस क्यों है उनकी। इतनी एक्सेप्टेंस मैंने कभी किसी की नहीं देखी, कभी किसी की नहीं देखी, इतनी भयानक तबाही के बावजूद। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूं मैं, और मैं नरेंद्र मोदी के जो अनुयायी हैं उनसे भी, और प्रधानमंत्री कार्यालय में लोग सुनते हैं, उनसे भी हम कहना चाहते हैं, अब ये ग्राफ नीचे जाएगा। अब ये ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, जितना जाना था जा चुका। अब ये ग्राफ नीचे जाएगा। कारण एक ही है, एक ही है, ये जो सोशल मीडिया जिसका कि आपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, वह सोशल मीडिया अब नरेंद्र मोदी के लिए गले की हड्डी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का, उनके पॉपुलिज्म का मूल्यांकन करते हुए अनेक चीजें भविष्य में आएंगी। हम भी लाएंगे और लोग भी लाएंगे, जो समर्थ लोग हैं वो लाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो अपील कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, वो बेकार जाएगी। लोग सुनेंगे हमारी बात भी। ऐसा थोड़ा ही है कि राहुल गांधी हमारी बात नहीं सुनेंगे। हम ठीक है, हम कांग्रेस ही नहीं है, सीताराम येचुरी हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम अभी सीपीएम में नहीं है तो क्या है, कभी तो सुनेंगे हमारी बात। सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। मैं ये चाहता हूं कि ये चीज एक बड़े फिनोमिना के तौर पर सोशल मीडिया में, फेसबुक लाइव जैसे मीडियम्स के जरिए ये बड़े पैमाने पर लाई जाए, और वही चीज नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का विखंडन करेगी। कौन सी चीज है जो नरेंद्र मोदी को जनप्रिय बनाती है? एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, एक बहुत ही बेसिक चीज कह रहा हूं मैं, वो ये कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को और उनके पॉपुलिज्म को किसी एक मुद्दे से बांधकर आप न देखें। अगर आपने उसे आरएसएस से बांध दिया तो भी दिक्कत होगी, आपने उसे हिंदुत्व से बांध दिया तो दिक्कत होगी। नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म का मूल्यांकन आप किसी एक मुद्दे से बांधकर नहीं कर सकते। अगर आपने नरेंद्र मोदी को गुजरात मॉडल से बांध दिया तो दिक्कत होगी, नरेंद्र मोदी समझ में नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी का पॉपुलिज्म किसी एक मुद्दे से बांधकर समझ में नहीं आएगा। अभी तक के जितने भी विश्लेषण आते रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि वो किसी न किसी मुद्दे से बांधकर नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए जरूरी है कि आप उसे
किसी मुद्दे विशेष पर केंद्रित होकर न देखें। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए जरूरी है कि उसे सिर्फ आरएसएस से बांधकर न देखें। कौन सी चीज है नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व बनाने वाली? आरएसएस नहीं है, पॉपुलिज्म का जो ये पॉपुलिज्म है, इस पॉपुलिज्म को डिकोड किया जाना चाहिए। हमने नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म पर बात ही नहीं की है। उसके पॉपुलिज्म की जो वैचारिक आंतरिक जो संरचनाएं, उन पर बात नहीं की है। बिना पॉपुलिज्म को डिकोड किए नरेंद्र मोदी के चरित्र को आप विश्लेषित नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जब भी टेलीविजन पर आते हैं, रेडियो पर आते हैं, या उनके जब भी कोई मैसेज आते हैं, तो वो खाली व्यक्ति के या किसी पदाधिकारी के मैसेज नहीं होते, वो एक पीएम के मैसेज नहीं होते, वो एक पॉपुलिज्म के नायक के मैसेज होते हैं। नरेंद्र मोदी पर कोई भी बात आप अपने निजी फ्रस्ट्रेशन के आधार पर भी विश्लेषित करके नहीं निकाल सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंठाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका गुस्सा है, बहुत सारे लोग हैं जिनका गुस्सा इसी बात पर है कि वो आरएसएस से लड़ते रहे हैं और अब भी लड़ रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। पॉपुलिज्म को फ्रस्ट्रेशन के जरिए आप डिकोड नहीं कर सकते। जिसे आप समग्रता कह रहे हैं बीएम प्रसाद जी, वो समग्रता तो है ही। सवाल समग्रता का नहीं, टोटलिटी का नहीं है, सवाल पॉपुलिज्म का है। ये समग्रता भी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको के वामपंथी लोग इस्तेमाल करते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं, दिखाई नहीं देती। नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म का चरित्र क्या है, वो पॉपुलिज्म क्या है, उसको खोजा जाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म का आधार उनके भाषण नहीं है। नरेंद्र मोदी जितना अच्छा भाषण देते हैं, उनसे भी अच्छे भाषण देते हैं लोग, और उनके भाषण में ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यह है कि वो अच्छा बोलते हैं, ये ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वही उनकी धुरी है। मैं कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं आपसे जो मेरे अपने अनुमान हैं, मैं नहीं जानता कि वो कितने सही हैं। नरेंद्र मोदी ने जो अपनी पूरी की पूरी व्यूह रचना रची है, उस व्यूह रचना में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है अपमान और दूसरा है इज्जत। नरेंद्र मोदी जब कभी राजनीतिक भाषण देते हैं, अभी पिछले 4 भाषण जो हुए उठा के पढ़ लीजिए, सुनिए मेरी तरफ से, आप मेरी वजह से सुनिए। अब आप इस बार जाके, नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी किसके लिए लड़ रहे हैं? नरेंद्र मोदी जो अभी 20-22 घंटे काम कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? देश की इज्जत के लिए। ये जो इज्जत शब्द है, इसको बहुत ही बढ़िया ढंग से निर्मित करके लोगों के जेहन से जोड़ दिया गया है। और दूसरा शब्द है जिसको कि बहुत ही प्यार से नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया है, अपमान। एक तरफ इज्जत और दूसरी तरफ अपमान। अपमान और इज्जत, इन दो शब्दों के, दो कॉन्सेप्ट को बेस करके उन्होंने सारी कैटेगरीज को नीचे तक, गरीबों का अपमान नहीं सहूंगा मैं, भूखे लोगों का अपमान नहीं सहूंगा मैं। आप उठाइए भाषण सारे, ये देश का अपमान नहीं सहूंगा मैं। हम लिटरेचर पढ़ाते हैं और भाषा शब्दों के समूह में किस शब्द विशेष के जरिए बनती है।
दो चीजें तैयार की नरेंद्र मोदी ने इस अपमान और इज्जत पदबंध को इस्तेमाल करने के लिए। दो चीजें तैयार की, एक कैटेगरी तैयार की सत्ता की और एक कैटेगरी तैयार की जनता की। सत्ता की कैटेगरी से उन्होंने पूरे विपक्ष को जोड़ दिया, कांग्रेस सहित सबको जोड़ दिया। कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को जोड़ दिया उन्होंने। सत्ता की कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? नरेंद्र मोदी नहीं आते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी सत्ता की कैटेगरी में नहीं आते, वो जनता की कैटेगरी में आते हैं। नरेंद्र मोदी ने सत्ता की कैटेगरी में चालाकी से रखा है किसे? कांग्रेस को, वामपंथियों को। जो नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं वे सत्ता की कैटेगरी से जुड़े हुए हैं, सरकार उनकी, लेकिन सत्ता की कैटेगरी में आप, वो जो बार बार आप लोग कहते हैं ना, मीडिया कहता है ना कि ये क्या बात हुई, कोई भी बात होती है तो सवाल कांग्रेस से पूछो जाके। कोई भी घटना होती है, कोई भी चीज घटी, अब मास्क भी अगर नहीं है तो उसके लिए पुरानी सरकार ही जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी नहीं जिम्मेदार। वेंटिलेटर नहीं है देश में, मास्क नहीं है, नरेंद्र मोदी 6 साल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने दो कैटेगरी बनाई है, एक सत्ता की कैटेगरी, एक जनता की कैटेगरी है। नरेंद्र मोदी ने चालाकी से अपने को जनता की कैटेगरी में रखा है। तो आम जनता को लगता है कि नरेंद्र मोदी ठीक कह रहा है जब वो ये कहते हैं कि मैंने 2 लाख मास्क बना लिए, प्रतिदिन 2 लाख मास्क बन रहे हैं, पहले कभी नहीं बनते थे। कौन कह रहा है? ये जनता कह रही है। किससे कह रही है? सत्ता से कह रही है, कांग्रेस से कह रही है। कांग्रेस सत्ता में नहीं है किंतु। सो नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म में दो कैटेगरी बहुत ही चालाकी से लोगों के जेहन में उतार दी गई। वो एक सत्ता की कैटेगरी और एक है जनता की कैटेगरी। नरेंद्र मोदी जनता के साथ हैं और सत्ता के साथ कौन है? विपक्ष। सो अब जब भी कोई घटना घटती है, कोई भी घटना घटे, चाहे वो आतंकवादियों की घटना घटे, चाहे वो किसी ब्लैक मार्केटियर की घटना घटे, कोई भी चीज घटे, वो तत्काल इस दो कैटेगरी में उसका वर्गीकरण कर दिया जाता है। जनता के साथ कौन है, सत्ता के साथ कौन है। सत्ता के साथ जो लोग हैं वे लोग हैं जो मोदी के साथ नहीं है। मोदी के अनुयायी सत्ता के अनुयायी नहीं माने जाते, वो जनता के अनुयायी माने जाते हैं। हमारे बहुत सारे लोगों को यह इल्यूजन है। तो मोदी के प्रचार के तरीके को समझना होगा कि मोदी ने किस कैटेगरी में कैसे विपक्ष को डाल दिया और किस कैटेगरी में अपने को रखा है। मोदी ने बहुत चालाकी से सत्ता की कैटेगरी में कांग्रेस और अपने आलोचकों को डाल दिया। हम लोग मोदी की आलोचना करते हैं तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं आप जनता के साथ नहीं है, और आप जो ही मोदी की प्रशंसा करते हैं तो कहते हैं जनता के साथ हैं। अच्छा बताइए, आप सरकार मोदी की, सरकार का सारा तंत्र मोदी के पॉकेट में, लेकिन मोदी जनता की जेहन में उतार दिया गया है कि वह जनता के साथ है, वो सत्ता के साथ नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सत्ता के साथ मोदी कैसे है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो विपक्ष है, ये विपक्ष ये सत्ता के साथ कैसे है। विपक्ष ये कोशिश क्यों नहीं करता? विपक्ष क्यों नहीं जानना चाहता? मुझसे ज्यादा जहीन और सेंसिबल लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, मैं जानता हूं। अरे साहब 100-100, 200 से करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लेके वो प्रचार करते रहे लोगों का। हम लोग तो छोटे से प्रोफेसर लोग हैं, मास्टर लोग हैं। नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म का आधार है सत्ता और जनता का वर्गीकरण। इसमें सत्ता में विपक्ष है, नरेंद्र मोदी जनता में है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की हर नीति जो कि गलत है, हर नीति जो जनता के खिलाफ जाती है, जनता उस पर खुश होती है, गाली विपक्ष को पड़ती है। होना उल्टा चाहिए। होना यह चाहिए कि नरेंद्र मोदी की अगर कोई नीति असफल होती है तो उसका लाभ विपक्ष को मिलना चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। नरेंद्र मोदी की नीति असफल होती है, उसका लाभ विपक्ष को नहीं मिलता, उसका लाभ भी मोदी को मिलता है।
क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा में सत्ता में विपक्ष है, कांग्रेस है, उसके आलोचक हैं, मोदी के आलोचक हैं। सत्ता में मोदी नहीं है। आरएसएस और नरेंद्र मोदी जनता के साथ है, जबकि वास्तविकता यह है कि वे सत्ता में हैं। इसकी क्या काट होगी, हमें अगर समझ में आएगी किसी समय तो हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे, क्योंकि हमें इंतजार नहीं रहता। मेरी जो मानसिकता है वो ये है कि अगर मैं ज्ञान की कोई चीज मेरे दिमाग में आती है तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास नहीं रहनी चाहिए, वो जनता में फेंक दी जानी चाहिए और लोग जैसे चाहें उसका इस्तेमाल करें। जो पहले कैटेगरी बनाई गई सत्ता और जनता की, इसके लिए दो उपकरण बनाए गए, इज्जत और अपमान के। नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? जनता की, देश की इज्जत ऊपर उठाने के लिए। और जो उनके विरोधी जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपमान, वो इज्जत को नीचे गिराने के लिए। इसलिए नरेंद्र मोदी अगर करप्शन करके भी अगर रफाल खरीदते हैं तो वो देशभक्ति मानी जाती है। सारे जो इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के नॉर्म्स हैं, प्रोसीजर हैं, उन सबको वायलेट कर रहे हैं, तब भी वो ये माना जाता है कि नरेंद्र मोदी सही कर रहे हैं। आपने कभी सुना है ऐसा? इतनी कन्विंसिंग आपने प्रोपेगेंडा सुना कभी ऐसा? आपने कभी यह जानने की कोशिश क्यों नहीं कि नरेंद्र मोदी एक सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वो विचारधारा का सिंबल भी नहीं है, वो पॉपुलिज्म का सिंबल है। और पॉपुलिज्म के जो उसने जो अंदर तंत्र बनाया हुआ है अपना, उस पॉपुलिज्म के तंत्र को डिकोड जब तक आप नहीं करेंगे, आप नरेंद्र मोदी को आउट नहीं कर सकते। आज के प्रोग्राम की मेरी पूरी इच्छा इसी पर टिकी हुई है। एक अन्य और चीज है, हाँ, ये जो इज्जत और अपमान की जो कैटेगरी है, इसका विस्तार तीन चीजों से होता है। नरेंद्र मोदी जब अपना कैंपेन लॉन्च करते हैं, हर रोज तो वो कौन से चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है जिनके जरिए चीजें हमारे बीच में एकदम लिक्विड होकर आती हैं। पहली चीज तो यह है कि नरेंद्र मोदी की कोई भी प्रस्तुति, नरेंद्र मोदी सरकार की कोई भी प्रस्तुति, वो आक्रामकता के बिना नहीं आती। आक्रामकता के बिना नहीं आती। यह आक्रामकता किसी और में नहीं है, नरेंद्र मोदी में है ही है। नरेंद्र मोदी जैसी आक्रामकता सिर्फ एक ही में देखी जाती है, वो है ममता बनर्जी। वो कभी कभी वो अपने उन्माद में वो चीज करती है। आक्रामकता नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म का हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा है जो कि चीजें जहां से अब नीचे तक जानी है। फर्स्ट आक्रामकता, सेकंड अंधभक्ति और थर्ड असभ्यता। ये तीन पाइप हैं। पहले टॉप पर पाइप है जहां से चीजें बन रही हैं। वो पाइप में क्या है? सत्ता और जनता। नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं है, नरेंद्र मोदी जनता में, विपक्ष है सत्ता में। उस पाइप के पास में दूसरा कनेक्शन है जहां से चीजें छन के आ रही हैं। वो क्या है? वो कनेक्शन है जिसमें चीजें छन के आ रही हैं, वो है अपमान और इज्जत। और उसके बाद में फिर तीन पाइप खोले गए। और वही तीन पाइप कौन से हैं? वो तीन पाइप हैं आक्रामकता, अंधभक्ति और असभ्यता। और ये जो आक्रामकता, अंधभक्ति और असभ्यता है, इन तीनों का जो रस है वो है व्यवस्था विरोध। नरेंद्र मोदी सरकार में है, लेकिन नरेंद्र मोदी सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने सोचा कभी? नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म की धुरी है व्यवस्था का विरोध। नरेंद्र मोदी व्यवस्था नहीं है। नरेंद्र मोदी ने आम जनता के जेहन में पॉपुलिज्म के जरिए यह चीज उतार दी है कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं
70 साल से ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो व्यवस्था बिल्कुल राक्षसी व्यवस्था है, और नरेंद्र मोदी एक बहुत ही अदना किस्म का आदमी है और उसको तो तोड़ने में व्यवस्था को बहुत टाइम लगेगा। तो अब नरेंद्र मोदी जितने भी कदम उठा रहे हैं वो व्यवस्था विरोध के कदम उठा रहे हैं। और ये चीज नरेंद्र मोदी ने जीवन में कभी सिस्टम का विरोध नहीं किया, आरएसएस ने कभी सिस्टम का विरोध नहीं किया, लेकिन लोगों के जेहन में यह चीज उतार दी गई है कि नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं वो व्यवस्था के विरोध का काम कर रहे हैं। व्यवस्था के विरोधी हम नहीं है, रिवेल हम लोग नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है, वामपंथी नहीं है, कांग्रेस नहीं है। रिवेल कौन है? नरेंद्र मोदी। रिवेल कौन है? आरएसएस। व्यवस्था का विरोध कौन कर रहा है? आरएसएस, जो कि फॉल्स है। और ये कौन किन चीजों के जरिए जा रही है चीजें? ये जा रही हैं आक्रामकता, अंधभक्ति और असभ्यता। आप जरा सा बोलिए, फिर उसके बाद में गाली सुनिए। आप मेरे ऊपर तो कृपा है उनकी, मुझे गाली वाली नहीं देते, जो गाली देते मैं उन्हें ब्लॉक कर देता हूं। तो ये जो उसका मॉडल है, इस मॉडल में कई चीजें हैं। नरेंद्र मोदी जनप्रिय हैं कि नहीं है, पॉपुलर हैं कि नहीं है, इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में प्रमाण है कि वो पॉपुलर है। जो लोग कहते हैं कि पॉपुलर है कि नहीं है वो गलतफहमी में है। परसेंटेज से नहीं दिखाई देती कभी चीज, कितनी जनता नरेंद्र मोदी को लाइक करती है, लाइक नहीं करती है। मेरे घर में मेरा छोटा सा नाती, मेरे घर में मेरी छोटी सी बच्ची, आप ये नरेंद्र मोदी के पॉपुलरिज्म का अंदाजा लगाइए कि वो नरेंद्र मोदी का भाषण सुनती है और उसे एक एक हिदायत मालूम है नरेंद्र मोदी की। इसे कहते हैं पॉपुलिज्म। जनता के जेहन में एकदम लेमैन जो बच्चा है उसके भी जेहन में उतार देना। तो आप पॉपुलिज्म को चैलेंज ही नहीं करना चाहते, आप नरेंद्र मोदी को कैसे पछाड़ेंगे? बिना नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म को आइडियोलॉजिकली डिकोड किए बिना आप नरेंद्र मोदी को पछाड़ नहीं सकते, नहीं सकते। आप एक नहीं 1000 कन्हैया कुमार पैदा कर लीजिए, आप पछाड़ नहीं सकते। राहुल गांधी लाख कोशिश कर लें, पछाड़ नहीं सकते जब तक कि वो इस बात को नहीं समझेंगे कि नरेंद्र मोदी एक पॉपुलिज्म का प्रोडक्ट है। नरेंद्र मोदी की जो पूरी व्यूह रचना है वो एक पॉपुलिज्म की व्यूह रचना है। एक दक्षिणपंथी राजनीति कैसे पॉपुलिज्म कर सकती है उसकी व्यूह रचना है, उसे समझना होगा। वो खाली एक दल नहीं है, वो एक रूटीन इलेक्शन जीतकर आया हुआ दल नहीं है। अब देखिए, अब ये पिछले दिनों अब ये जो अभी चल रहा है ना ड्रामा, नरेंद्र मोदी के चौथे स्पीच के बाद से जो ड्रामा चल रहा है वो क्या चल रहा है? प्रचार में क्या चीज आ रही है? प्रचार में यह चीज नहीं आ रही कि नरेंद्र मोदी अमीरों के लिए कुछ दे रहे हैं, नहीं। प्रचार में लगातार यही चीज आ रही है कि नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए क्या क्या दे रहे हैं। मुसीबत या गरीब के पास पहुंच नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन प्रचार तो है। 20 लाख करोड़, 1,70,000 करोड़, और 20 लाख करोड़ में भी क्या क्या जा रहा है, किस्त दर किस्त उसकी बताई जा रही हैं। और एक ही चीज दिमाग में उतार दी गई है, वन लाइन, कि जनता के हाथ में ढेरों पैसा सौंप देंगे हम लोग, हम जनता को भूखों नहीं मरने देंगे। अब बताइए, आप नरेंद्र मोदी की आलोचना कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने दिमाग में यह चीज उतारने की पूरी कोशिश की है अपने पॉपुलिज्म के जरिए। वो जो स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूं, उस स्ट्रक्चर के जरिए पूरी कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी किसके साथ हैं? नरेंद्र मोदी गरीब आदमी के साथ हैं। आपको गलतफहमी है। नरेंद्र मोदी गरीब आदमी के साथ हैं, यह चीज आम मध्य वर्ग के लोगों के जेहन में उतार दी गई है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर गरीब के साथ नहीं होते तो लॉकडाउन क्यों करते? लॉकडाउन से तो गरीब मरने से बच गए ना। तो नरेंद्र मोदी की तो प्रशंसा कीजिए आप। अब बताइए, अब बताइए, अब समझाइए उसे, या गरीब को बचाने के लिए या अपने को बचाने के लिए। नरेंद्र मोदी ने कर्फ्यू लगाया किसके लिए? गरीब को बचाने के लिए। गरीब बचा नहीं, वो जा रहा है ऊपर।
रेट फिक्स हो गया है गरीब के बीमार होने का, गरीब के मरने का रेट फिक्स हो गया है। 3-3.5 हजार लोग हर रोज बीमार पड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पड़ेंगे। अगर कहीं भूल से किसी ने गलती की तो उसे ठीक कर देंगे हम लोग बाद में, लेकिन एवरेज क्या रहेगा? एवरेज रहेगा 3-3.5 हजार से ज्यादा लोग बीमार नहीं पड़ेंगे हिंदुस्तान में, चाहे कुछ हो जाए, चाहे पूरा हिंदुस्तान सो जाए कोरोना में। लेकिन डाटा नरेंद्र मोदी के कैंपेन के दौरान सिर्फ 3-3.5 हजार का ही आएगा। आपने कहीं ऐसी सुसंगत व्यवस्था देखी है? ये सिर्फ इस पॉपुलिज्म के मॉडल में ये चीज है। अब कोरोना को भी नरेंद्र मोदी अपने पॉपुलिज्म में एकदम इंटरनलाइज कर चुके हैं, आत्मसात कर चुके हैं उसे। वो भी आपको एक बहुत रोमांटिक और बहुत ही आकर्षक चीज लगती है कि वाह, नरेंद्र मोदी तो यार कोरोना के बाद भी जो है हीरो है। इतना विनाश होने के बावजूद अगर वो हीरो है तो इसका मतलब है और भी ज्यादा गंभीरता से कहीं कोई ताना बाना बुना गया है विचारधारा का और प्रोपेगेंडा का, उसे खोला जाना चाहिए। जो सरकार एक पैरासीटामोल न दे सके, साधारण सी दवा न दे सके बुखार की और जुकाम की, जहां 80,000 के करीब लोग कोरोना से सीधे इफेक्ट हो चुके हो, अभी तक लगातार संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में गुस्सा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो जनता के हित के लिए काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह चीज दिमाग में उतार दी गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जनता के साथ है। एक और चीज है, बहुत मजेदार चीज है, आप समझिएगा। नरेंद्र मोदी दे रहे हैं ना, अब वो किस्त बता रही हैं, वो निर्मला सीतारमण ने बताया होगा। अब वो मौका लगेगा तो किस्तों पर भी बात करेंगे हम कभी, अभी इच्छा नहीं कर रही मेरी। एक सवाल तो पूछ ही लें हम लोग कि पैसा कहां से आ रहा है? नरेंद्र मोदी के पर्सनल अकाउंट से आ रहा है क्या? आरएसएस के पर्सनल अकाउंट से आ रहा है? ये जो पैकेज डिक्लेयर किए जा रहे हैं, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज डिक्लेयर किया गया, उसके पहले जो 1,70,000 का जो पैकेज डिक्लेयर किया गया, पैसा कहां से आया? ये खजाने से ही पैसा आता है ना। खजाने में किसका पैसा जमा है? रिजर्व बैंक में किसका पैसा जमा है? रिजर्व बैंक में हिंदुस्तान के मध्य वर्ग और गरीब लोगों का पैसा जमा है, अमीरों का पैसा जमा नहीं है। अमीरों का तो आपने लाखों करोड़ रुपया माफ कर दिया, उन्होंने पैसा ही नहीं दिया। वो टैक्स नहीं देते, वो बिजली का बिल नहीं देते, वो स्पेक्ट्रम का भाड़ा नहीं देते, वो सस्ती जमीन लेते हैं उसका पैसा नहीं देते, वो पानी फ्री में लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में लेते, किसी का पैसा नहीं देते। हिंदुस्तान के खजाने में हिंदुस्तान के अमीरों का पैसा नहीं है। हिंदुस्तान के खजाने में किसका पैसा है? वो भारतीय जनता पार्टी का भी पैसा नहीं है। वो हिंदुस्तान के खजाने में जो पैसा है, जो दिया जा रहा है, वो किसका पैसा है? सरकार का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है। लेकिन आपके जेहन में उतारा गया कि हम लोग पैसा दे रहे हैं आपको, हम जनता को पैसा दे रहे हैं और आपको वापस देना है। वापस देने का क्लॉज जो है वो अमीरों पर लागू नहीं होता, जनता पर लागू होता है। आपने कभी सुना कि किसी छोटे दुकानदार को कर्ज दिया हो और वो माफ कर दिया गया हो? आपने कभी सुना कि किसी मिडिल क्लास के व्यक्ति ने बैंक के लोन की अगर किस्त जमा नहीं की तो उसके घर बैंक के गुंडे न गए हो? किसी पूंजीपति के यहां बैंक के गुंडे नहीं गए पैसा वसूल करने के लिए आज तक? बैंकों में जो पैसा है, खजाने में जो पैसा है, वो जनता का पैसा है और मेहनत का जनता का पैसा है। और इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही अद्भुत चीज घटी है। नरेंद्र मोदी की जनरक्षक नरेंद्र मोदी के रूप में इमेज बना दी गई है। वो पीएम नहीं है खाली, वो जनरक्षक पीएम है।
आम जनता एकदम निश्चिंत है कि मोदी है तो मुमकिन है। हम लोग मजाक भले ही उड़ा लें इस बात का, लेकिन वास्तविकता यही है कि लोगों के दिमाग में यह चीज बैठी हुई है कि मोदी एकदम एकदम जनरक्षक हैं। आप याद कीजिए कि जब 2014 में इलेक्शन का कैंपेन शुरू हुआ था तो उस समय यह चीज आई थी, यह चीज बनाई गई, और जब यह चीज बनाई गई थी मैंने कई चीजें कही थी, मैं उन्हें बस हल्के से रखना चाहता हूं कि अगर यह जनरक्षक की इमेज इसकी कम्युनिकेट हो गई तो पहली चीज होगी कि संसद एकदम बेमानी हो जाएगी, संविधान एकदम बेमानी हो जाएगा। कलकत्ता की एक पत्रकार ने मेरा वो लंबा इंटरव्यू छापा था, वो है, वो ऑन द रिकॉर्ड है। मैंने जो अनुमान व्यक्त किए वो अनुमान सारे सही साबित हुए थे। तो नरेंद्र मोदी की ये जनरक्षक इमेज जो इस मीडिया मॉडल में, पॉपुलिज्म के मॉडल में बनाई गई, इस जनरक्षक इमेज को कैसे आप विश्लेषित करेंगे, जनता को कैसे समझाएंगे? जब एक बार जनरक्षक इमेज बन गई तब उस पर दांव लगाया गया कि अब इसे पीएम बनाया जा सकता है, अब इसे आगे दौड़ाया जा सकता है, जहां तक इच्छा होगी दौड़ा सकते हैं हम इसे। और ये जनरक्षक इमेज, ये बहुत बड़ी ताकत है नरेंद्र मोदी की। आप सोचिए कितनी तबाही मची है इस बीच में। पिछले 6 साल में जो तबाही मची है वो पिछले 70 साल में नहीं मची, लेकिन जनरक्षक इमेज ज्यों की त्यों इंटैक्ट बनी हुई है। लाखों लोग एकदम परेशान हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की इमेज पर ठीक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की इमेज, पॉपुलैरिटी ऊपर गई है, क्योंकि जनरक्षक इमेज को आप क्वेश्चन नहीं कर रहे। आप इधर उधर फायरिंग करते हैं, आप कभी इस नीति की आलोचना करते हैं, कभी उस नीति की आलोचना करते हैं। नरेंद्र मोदी नीतियों में है ही नहीं। नरेंद्र मोदी का पूरा व्यक्तित्व जनरक्षक नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है। यह वर्चुअल व्यक्तित्व है, वर्चुअल को आप पीट नहीं सकते, वर्चुअल इमेज को आप नष्ट नहीं कर सकते। कभी सोचिए कि आप जो कंप्यूटर में लिखते हैं क्या उसे डिलीट कर सकते हैं? कहने के लिए आपने जब डिलीट कर दिया तो आपको लगता है डिलीट हो गया, लेकिन कंप्यूटर में कोई चीज डिलीट नहीं होती। आप वर्चुअल इमेज को जितना पीटेंगे, आप जब तक नहीं जानेंगे कि ये क्यों इतना दैत्याकार बन गया है, तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी नीतियों में नहीं मिलेंगे, नरेंद्र मोदी भाषणों में भी नहीं मिलेंगे। आपको उस इमेज को पकड़ना होगा जो इमेज पॉपुलिज्म के बुनियाद में है, वह है जनरक्षक मोदी की इमेज। जनरक्षक मोदी की इमेज बहुत ही खतरनाक इमेज है, बहुत खतरनाक इमेज है। उसके कई कई लेयर हैं जिनमें कि वो काम करते हैं। उसकी पहली चीज, जैसा कि मैंने पिछली बातचीत में भी कहा था, पहली चीज है उस इमेज की, वो पॉजिटिव इमेज है, नेगेटिव इमेज नहीं है। सच्चाई तो इसके बिल्कुल विपरीत है, लेकिन समझेगा कौन? मानने को कोई तैयार नहीं है। और जब ये पॉजिटिव इमेज बनाई गई, जनरक्षक की इमेज बनाई गई और लोग कन्विंस कर दिए गए, तो अब नरेंद्र मोदी के जो खिलाफ हैं वे किसके खिलाफ माने जाएंगे? वो जनता के खिलाफ माने जाएंगे, वो देश के खिलाफ माने, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो जनरक्षक की इमेज है वो देश से ऊपर है। देश नीचे है इसके, संसद नीचे है इसके, अदालतें भी नीचे है इसके, जनता भी नीचे है इसके। नरेंद्र मोदी की इमेज सबसे ऊपर है। आप संसदीय प्रणाली के जरिए नरेंद्र मोदी की जनरक्षक इमेज को, जो वर्चुअल इमेज है, इसे आप डैमेज नहीं कर सकते। क्योंकि आप उसकी उस वर्चुअल जो बारीकियां हैं उनमें जाना ही नहीं चाहते। आपको वर्चुअल से नफरत है। हमारे फेसबुक में ऐसे तमाम दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं क्या बकवास है ये।
क्या फालतू चीजें जो करते रहते हो, रोज के रोज भाषण देने चले आते हो तुम। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आज लड़ाई वर्चुअल जगत में सबसे ज्यादा है। नरेंद्र मोदी की जो इतनी विराट काय जो इमेज बनी है वो इस वर्चुअल के जरिए बनी है, ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी ने बनाई है। ये जो पॉपुलिज्म जो इतना जनप्रिय बना है उसको बनाने में इस वर्चुअल टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका। अभी भी हमारे बहुत सारे जो पढ़े लिखे वामपंथी लोकतांत्रिक लोग हैं वो वर्चुअल इमेज को क्वेश्चन नहीं करना चाहते, वो रियल में नरेंद्र मोदी को खोजते हैं। नरेंद्र मोदी है ही नहीं रियल में, तो एकदम वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। नरेंद्र मोदी कहां मिलेंगे? वर्चुअल में मिलेंगे। तो कौन सी चीज जरूरी है अवेयरनेस के लिए, शिक्षा के लिए कौन सी चीज जरूरी है? वर्चुअल इमेज की मास्टरी होनी चाहिए आपके पास में। आपने वर्चुअल इमेज पढ़ने की कारीगरी तो सीखी ही नहीं, तो अब नरेंद्र मोदी को आप तय मान लीजिए अगले 50 साल तक नहीं हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। नरेंद्र मोदी तब हारेंगे जब आप वर्चुअल इमेज को डिकोड करना सीख जाएंगे, जनता के बीच में उसे एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी जसोदाबेन पटेल के जरिए एक्सपोज नहीं होते, नरेंद्र मोदी गुजरात के दंगों के जरिए जो कि रियल है उनके जरिए भी एक्सपोज नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी की वर्चुअल इमेज है, जनरक्षक की इमेज है, और उसके लिए वर्चुअल पैराडाइम में दाखिल होना होगा आपको। आप वर्चुअल पैराडाइम में दाखिल हुए बिना नरेंद्र मोदी को पछाड़ नहीं सकते। करके देख लीजिए, 6 साल हो गए आपको, और 6 साल लगे रहिए आप। तो वर्चुअल में कैसे जाएं? और एक और है, बहुत मजेदार चीज है, नरेंद्र मोदी ने अपनी वर्चुअल इमेज ही नहीं बनाई, उसने वर्चुअल भीड़ भी बनाई। यहां उसने गोयबल्स की पद्धतियों का इस्तेमाल किया। तो नरेंद्र मोदी के पास में जो जनता है वो वर्चुअल जनता है, वर्चुअल भीड़ है। नरेंद्र मोदी एक बात बोलते हैं, बिना सोचे ही उनके बिल्कुल बर्र के छत्ते की तरह लोग फैल जाते हैं। आपने किसी और के लिए इस तरह की वर्चुअल भीड़ को पागल की तरह देखा? नहीं। वर्चुअल नायकत्व और वर्चुअल भीड़ और वर्चुअल राष्ट्र, यह है हिंदू राष्ट्र। मैं भी पहले ये सोचता था कि यह हिंदू राष्ट्र का ही मामला है। नहीं नहीं नहीं, यह हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, यह वर्चुअल राष्ट्र है। अब आप राष्ट्र को खोजिए कहीं और, अब इंटरनेट पे खोजते रहिए। भारत बहुत ताकतवर है अभी इंटरनेट में, नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर है, बहुत ताकतवर है सारी दुनिया में, क्योंकि आपके पॉपुलिज्म का आधार वर्चुअल राष्ट्र, वर्चुअल भीड़ या वर्चुअल जनता और वर्चुअल नायक। और हम अभी प्रिंट टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं, अभी हम प्रिंट टेक्नोलॉजी के संदर्भ से चीजें देखने में लगे हुए हैं, हम वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए देखने के लिए तैयार ही नहीं है। कहां मिलेंगे नरेंद्र मोदी? पीएमओ में या वर्चुअल में? वर्चुअल में, पीएमओ में नहीं मिलेंगे। पीएमओ में तो रहते ही नहीं है वो वर्चुअल में रहते हैं। आरएसएस के लोग कहां मिलेंगे? वर्चुअल में। अब वो शाखाओं में नहीं रहते, शाखाएं भी अब वर्चुअल के जरिए हो रही हैं। आरएसएस के जो प्रचारक हैं वो भी अब और अपनी वो जो तमाम किस्म की जो व्याख्याएं वो सुनाते रहते हैं मूर्खतापूर्ण, क्योंकि वो जानते हैं कि अब लड़ाई असल में है वर्चुअल में। सो वर्चुअल के उत्पादन और पुनरुत्पादन पर जितना जोर दिया जा रहा है, वर्चुअल में राष्ट्र को ताकतवर बनाने पर जितना जोर दिया जा रहा है, उतना रियल में राष्ट्र को ताकतवर बनाने पर जोर नहीं है। सो वर्चुअल नायक, वर्चुअल जनता और वर्चुअल राष्ट्र, ये भारत की 3 बड़ी उपलब्धियां हैं जो नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म ने हमको दी हैं।
इस पॉपुलिज्म के एक दो और पहलू हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। वो ये कि नरेंद्र मोदी ने जो ये अपनी वर्चुअल जनरक्षक की जो इमेज बनाई है, ये वाम और दक्षिण दोनों की राजनीति के परे ले जाके बनाई है। नरेंद्र मोदी न तो वाम के साथ जा रहे हैं, न दक्षिण के साथ जा रहे हैं, न लिबरल के साथ जा रहे हैं। ये जो तीन जो ऑप्शंस थे, नरेंद्र मोदी इन तीनों, उन्होंने एक जनरक्षक की जो इमेज बनाई है, उस जनरक्षक की इमेज का आधार है डिपॉलिटिसाइजेशन, या इसका यूं कहें सामान्य भाषा में राजनीति का अंत। अब नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स में नहीं मिलते। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में अब पॉलिटिक्स नहीं होती। आप कुछ भी कहिए, अभी नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, आप किसी से बात करके देखिए, मेरे कहने से फोन करके बात करके देखिए, और आप जरा सा बोलिए तो तत्काल कहेंगे यार सब समय पॉलिटिक्स क्यों करते हो तुम, कभी पॉलिटिक्स के अलावा भी नरेंद्र मोदी की बात सुन लिया करो। नरेंद्र मोदी के बारे में कोई भी चीज बोलिए तो नरेंद्र मोदी के जो अनुयायी हैं, नरेंद्र मोदी को जिन्होंने वोट दिया है, नरेंद्र मोदी से जो लोग प्रभावित हैं, वे लोग तत्काल ये बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पर बात करते समय राजनीति के परे जाके बात करो। नरेंद्र मोदी किंतु राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को उन्होंने यह समझा दिया है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो नो पॉलिटिक्स, राजनीति नहीं। अब आपके सामने एक ही ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी ने जो कहा है या तो उसे मानो, और नहीं मानते हो तो मुंह बंद करके रहो, नो पॉलिटिक्स। तो नरेंद्र मोदी ने जो एक नई किस्म की जो वर्चुअल पॉलिटिक्स शुरू की, यानी वर्चुअल इमेज नायक की, वर्चुअल जनता, वर्चुअल राष्ट्र और वर्चुअल पॉलिटिक्स। वर्चुअल पॉलिटिक्स की ब्यूटी क्या है? वर्चुअल पॉलिटिक्स की ब्यूटी है नो पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी पर बात करते समय राजनीति की बात नहीं होगी। आप ये कांग्रेस की बात मत कहिए साहब हमसे, आप हमसे ये कम्युनिस्टों की बातें मत करिए, आप ये मजदूरों की बात मत करिए। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं। आपको नहीं लगता कभी भी कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद में एक और चीज घटी है, यानी ये जो राजनीति का अंत तो हुआ ही है, एक और घटी है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया भाई? आपने भारत महा कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने लाल किले पर लाल निशान मांग रहा मजदूर किसान, ये खूब प्रचार किया। तो नरेंद्र मोदी कहां गए? लाल किले पर लाल निशान मांग रहा मजदूर किसान, इसके दायरे के बाहर गए, और उधर जो भारत महान का नारा था उससे भी बाहर गए। नरेंद्र मोदी ने एक नया शब्द गढ़ा। वो क्या गढ़ा? और बहुत ही इंटेलिजेंटली गढ़ा गया है वो शब्द, विश्व गुरु। भारत क्या है? विश्व गुरु। अब इनकलाब जिंदाबाद की जरूरत भी नहीं है, अब वंदे मातरम की जरूरत नहीं है। और वो नमामि सदा वत्सले मातृभूमि वाली जो प्रार्थना है आरएसएस वाली, उसकी भी जरूरत नहीं है। पुरानी भारत माता की इमेज की भी जरूरत नहीं है। अब एक ही इमेज होगी। पुरानी जितनी भी इमेज थी, प्रचलित अस्मिताएं थी, परंपरागत जितनी भी अस्मिताएं थी, एससी की, एसटी की, ब्राह्मण की, चमार की, शूद्र की, जितनी भी अस्मिताएं थी, अल्पसंख्यक की, सारी अस्मिताएं खत्म। सिर्फ एक वर्चुअल इंडिया और विश्वगुरु भारत। किसी ने सोचा ही नहीं कि ये विश्वगुरु भारत की जो
धारणा दे रहे हैं उसके तहत वो किन चीजों को दरकिनार कर रहे हैं, केंद्र से हटा रहे हैं, हाशिए के बाहर खदेड़ कर बाहर कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के राजनीति में आने के बाद, पीएम बनने के बाद जो सबसे बड़ी परिघटना घटी वो ये कि उसने एक पुरानी परंपरागत अस्मिताओं का, उसके डिस्कोर्स का अंत कर दिया। और आप सोचिए कितना वायवी है सारा मामला। वो विकास सबसे ज्यादा वायवी चीज है। आप कुछ भी बात करिए, कोई भी एजिटेशन करिए, वो कहते देखिए डेवलपमेंट नहीं करने देना चाहते। डेवलपमेंट भी वर्चुअल है, वो रियल नहीं है। और ये सब किसके नाम पर हो रहा है? यानी विश्वगुरु जब भारत बने, एजेंडा हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, किसके नाम से हो रहा है? ये जनता के नाम से हो रहा है। ये कौन सी जनता है? ये रियल जनता नहीं। ये हिंदुस्तान में जो 135 करोड़ 135 करोड़ 135 करोड़ जो बार बार नरेंद्र मोदी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? वो आपको सिर्फ इल्यूजन में रखने के लिए बोलते हैं। एक्चुअल में 135 करोड़ से उनका कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 135 करोड़ की जीवित जनता को, हार्ड मास की जनता को एकदम वर्चुअल बना दिया है, उसे ऐप बना दिया है। अब वो जनता कहां रहती है? वो ऐप में रहती है। उसकी सिर्फ एक आइडेंटिटी है, जनता की आइडेंटिटी। और जनता के साथ कौन रहते हैं? नरेंद्र मोदी रहते हैं। तो अब नरेंद्र मोदी जो भी काम करेंगे वो किसके लिए करेंगे? जनता के लिए करेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी के, मेरी विकास में इच्छा है, रुचि है, मेरी ये जातियों में रुचि नहीं है, धर्म में रुचि नहीं है, नियम कायदे कानून में रुचि नहीं, मैं चाहता हूं डेवलपमेंट, जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट। अब दिक्कत क्या है कि जनता की भाषा में ये जो सुकॉल्ड जो वर्चुअल जनता जो नरेंद्र मोदी ने क्रिएट की है, उस वर्चुअल जनता को और वर्चुअल जनता में नरेंद्र मोदी की जो स्थिति है उसको आधार बना के टेलीविजन के एंकर भी बोलते हैं। मैं पहले भी मजाक में कह चुका हूं, हल्के से कह चुका हूं, मैं उसे गोदी मीडिया नहीं कहता, मैं उसे मोदी मीडिया भी नहीं कहता, वो वर्चुअल मीडिया है। आप जब तक उसकी कैटेगरी नहीं जानेंगे पॉपुलेशन की, वो जो कैटेगरी जिसमें कि ये पूरा का पूरा प्रचार अभियान कंसेप्ट किया गया है, तब तक आप उसको खोल नहीं सकते। नरेंद्र मोदी की ताकत यह है कि वह जो भाषा गढ़ रहे हैं वो भाषा टेलीविजन भी बोल रहा है, वह भाषा एंकर भी बोल रहा है, वह भाषा एक छोटा सा बच्चा भी घर में बोल रहा है, और यही उसकी वर्चुअल ताकत है। आप नरेंद्र मोदी को कम करके मत समझिए। क्योंकि आप नरेंद्र मोदी को वर्चुअल नरेंद्र मोदी के तौर पर देख नहीं रहे, और वह स्थिति आपके लिए बहुत दुखदाई है क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एक और चीज क्रिएट की है। समाज तो गायब हो चुका, भारतीय समाज अब नहीं है पॉलिटिक्स में। अभी जो निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी के जो पिछले भाषण है, 4 भाषण सुनिए ध्यान से, दूर मत जाइए भाई, वैसे जा सकते हैं आप लोग, आपको वही चीज मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने किस चीज को केंद्र में रख दिया है? नरेंद्र मोदी ने एक चीज केंद्र में रखी है, वह है बाजार और मुक्त बाजार। अब उसमें लोकलिज्म भी एक वो फालतू चीज है, उसका कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए भारतीय समाज महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय समाज में जो विभिन्न समुदाय हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, वहां धर्म भी महत्वपूर्ण नहीं है, वहां आरएसएस भी महत्वपूर्ण नहीं है, वहां कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण कौन सी चीज है अब? मुक्त बाजार। और मुक्त बाजार के लिए सिर्फ बाजार की शक्तियां। इन दो के जरिए नरेंद्र मोदी ने परंपरागत जितनी भी आइडेंटिटी हैं, उनके रूप हैं, उनके स्ट्रगल हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उन सबको वो दरकिनार कर दिया है उन्होंने। यहां तक कि बाजार के लिए और बाजार की शक्तियों के लिए उन्होंने संसद और संसदीय मान्यता और मर्यादाओं को भी कूड़े के ढेर पर फेंक दिया है। बाजार के लिए बंदा कुछ भी करेगा, बाजार की शक्तियों के लिए बंदा कोई भी नीतिगत परिवर्तन अगर
प्रशासनिक आदेश से भी करना होगा तो वो भी करेगा, और बंदे ने किया। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी के लिए? देश नहीं, जनता नहीं, सिर्फ मुक्त बाजार। नरेंद्र मोदी के पॉपुलिज्म का आधार है मुक्त बाजार और बाजार की शक्तियां। और इसके ऊपर कौन टिका हुआ है? नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। नरेंद्र मोदी की जो इमेज है वो एकदम पॉपुलिज्म की बनाई हुई एक ऑटोनॉमस इमेज है, उसे आप टच नहीं कर सकते। आप टच नहीं कर सकते जब तक आप पॉपुलिज्म को खोलेंगे नहीं। जब तक वर्चुअल नरेंद्र मोदी की जो जन रक्षक इमेज है इसे आप खोलेंगे नहीं, आप नरेंद्र मोदी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो नरेंद्र मोदी ने जो अपनी एक पॉपुलर स्वायत्तता अर्जित की है, अब वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो आरएसएस के प्रति जवाबदेह नहीं है। मैंने आप सोचिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखता, भारतीय मजदूर संघ वो नरेंद्र मोदी से लड़ने की हिम्मत नहीं रखता, तो नरेंद्र मोदी ने सबसे ऊपर अपने को अपने पॉपुलर स्थापित कर लिया है, ऑटोनॉमस बना लिया है। नरेंद्र मोदी से कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी सवाल नहीं करता, और बाकी जो लोग हैं वो तो नरेंद्र मोदी के लिए एकदम अनसुना है, नरेंद्र मोदी उनकी सुनते ही नहीं है। तो राज्य किसका चलेगा? किसकी सुनेगी जनता? जनता किसके साथ होगी? जनता होगी पॉपुलर और पॉपुलिज्म के पैराडाइम पर टिके हुए नरेंद्र मोदी के साथ, उस नरेंद्र मोदी के साथ जो कि अपनी एक वर्चुअल जनरक्षक की इमेज बना चुका है, उस नरेंद्र मोदी के साथ में जिसने कि आम जनता के जेहन में यह चीज उतार दी है समाज महत्वपूर्ण नहीं है, समाज में जो रहने वाले जो विभिन्न समुदाय वे महत्वपूर्ण नहीं है, बाजार और बाजार की शक्तियां महत्वपूर्ण है। मुझे देश चंगा नहीं करना, मुझे बाजार को चंगा करना है। बाजार चंगा नहीं होता इससे, ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। और आखिरी चीज कह के मैं ये बात यहां रोकूंगा मैं फिलहाल। नरेंद्र मोदी के जो व्यक्तित्व है उसकी एक अंतिम विशेषता है जो फिलहाल के संदर्भ में, वो ये है कि जो पॉपुलर फ्रस्ट्रेशन होता है उसको नरेंद्र मोदी सबसे पहले आर्टिकुलेट करते हैं। आप याद कीजिए, लोगों को जो तकलीफ हुई नरेंद्र मोदी ने तत्काल माफी मांगी। नरेंद्र मोदी माफी मांगने में पीछे नहीं है, यह उनके उस पॉपुलर पैराडाइम की और पॉपुलिज्म की विशेषता है कि वो पॉपुलर फ्रस्ट्रेशन को भी एड्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। आम आदमी इतने में ही खुश है कि नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया है जी, वो तो देखेंगे, और इसके लिए वो झूठ का भी सहारा लेते हैं, झूठ भी बोलते हैं, लेकिन पॉपुलर फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त करते हैं। और इस पॉपुलर फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त करते समय नरेंद्र मोदी उम्मीदों को जगाते हैं, हम करेंगे, हम करेंगे, बोल दिया है हम करेंगे, और आ रहा है, पैकेज डिक्लेयर कर दिया, वो पहुंच रहा है, बस अकाउंट में पहुंच रहा है पैसा सीधे, बाजार में पैसा जा रहा है, बस अब बाजार चंगा। और आप तय मान लीजिए, आप मुझे काम करने का काम करने का मौका दीजिए, एकदम चीजें भिन्न नजर आएंगी। इतनी भिन्न नजर आएंगी कि आपको सरकार भी भिन्न दिखाई देगी।
क्योंकि हमारा काम करने का तरीका अलग है। तो नरेंद्र मोदी कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? नरेंद्र मोदी पॉपुलर फ्रस्ट्रेशन को शामिल कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी उम्मीदें भी जगा देते हैं, नरेंद्र मोदी को बाजार की शक्तियों को जागृत करना होता है उसे भी जागृत कर देते हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरे के पूरे जेहन में एक ऐसा पॉपुलिज्म, एक ऐसा वर्चुअल पॉपुलिज्म पैदा किया है जिसने कि रियल जो लाइफ है, रियल जो इंडिया है, रियल जो समाज के जनता के दुख दर्द हैं, उनको एकदम गायब कर दिया है। अब रियल इश्यूज पे हम बात करना पसंद नहीं करते, हम उन चीजों पर बात करना पसंद करते हैं जो वर्चुअल जगत में क्रिएट की गई हैं। हम उन प्रश्नों पर बहस नहीं करते जो रियल जगत में चल रहे हैं। कौन है नरेंद्र मोदी का जो सामाजिक स्रोत है जो नरेंद्र मोदी को ले जा रहा है जनता में? कौन है जो नरेंद्र मोदी के इस वर्चुअल इमेज को, जनरक्षक इमेज को जनता में ले जा रहा है? उसका व्हीकल है मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और सिर्फ मिडिल क्लास। नरेंद्र मोदी ने बहुत ही उस्तादी के साथ में, जिस दिन से उन्होंने इलेक्शन लड़ा 2014 में, नरेंद्र मोदी ने एक ही वर्ग को अपना आधार बनाया, टारगेट बनाया। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने कभी यह गलती नहीं की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह गलती की कि उसने सिर्फ मध्य वर्ग को टारगेट किया। नरेंद्र मोदी का पूरा प्रोपेगेंडा कन्विंस करता है मध्य वर्ग को और मध्य वर्ग नीचे तक ले जाता है उसे। मध्य वर्ग जितना कन्विंस नरेंद्र मोदी से आज है, इतना कन्विंस वो कभी नहीं रहा। मध्य वर्ग जितना बेहाल इस बीच में हुआ है 6 साल में, इतना बेहाल भी वो कभी नहीं हुआ। यही तो वर्चुअल की ब्यूटी है। आपको पता ही नहीं चलता, जैसे आपके बैंक से कभी आपका पैसा चला जाए ना तो आपको पता नहीं चलता। अरे कभी डकैती होती है ना, तो डकैती होती है तो लोग आएंगे, डकैत आएंगे, ताला तोड़ेंगे, दरवाजा तोड़ेंगे, बंदूक चलाएंगे, हाथ पैर बांधेंगे, घर में लोगों को बंद करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, फिर सामान लूटेंगे, फिर ले जाएंगे, कुछ रियल में घटेगा। लेकिन जो वर्चुअल डकैती होती है उसमें तो कुछ घटता ही नहीं है, सिर्फ एक मैसेज आता है कि आपका पैसा गया बैंक से। ये लोकतंत्र की वर्चुअल डकैती है। ये जो नरेंद्र मोदी का जो पॉपुलिज्म है, ये लोकतंत्र की वर्चुअल डकैती है जिसको कि हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं फिर अपील करता हूं लोगों से, मैं फिर अपील करता हूं उन तमाम पढ़े लिखे लोगों से कि नरेंद्र मोदी के इस पॉपुलिज्म को बाकायदा डिटेल्स में व्याख्यायित करने की कोशिश करें। ये मेरी सीरीज में ये पहली चीज है, मेरी जो चीज मेरे दिमाग में आएंगी मैं आपसे शेयर करूंगा। नरेंद्र मोदी वो रियल नरेंद्र मोदी नहीं है जो बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी होता था। ये वो नरेंद्र मोदी नहीं है जो गुजरात का चीफ मिनिस्टर होता था। ये वर्चुअल नरेंद्र मोदी है। ये वर्चुअल नरेंद्र मोदी है, और वर्चुअल जो नरेंद्र मोदी है उसको आप तब तक नहीं पीट सकते जब तक आप इसे वर्चुअली डिकोड ना करें। और वर्चुअल जगत से, वर्चुअल टेक्नोलॉजी से, वर्चुअल कल्चर से आप परहेज करेंगे, दूर रहेंगे और चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी को पछाड़ दें, तो आप तय मान लीजिए पछाड़ नहीं सकते। जो पहली चीज, वर्चुअल से प्यार करो, वर्चुअल में रमो, वर्चुअल में बोलो, वर्चुअल में लिखो और समझने की कोशिश करो वर्चुअल कल्चर को वो कैसे एक दैत्य तैयार करती है और आपके जेहन में उतार देती है। आप अगर आएंगे, वर्चुअल में एंजॉय करेंगे, वर्चुअल में लिखेंगे, तो तय मानिए आपकी ताकत बढ़ेगी। अभी तो मोदी की ताकत बढ़ी हुई है क्योंकि वो वर्चुअल का एक छत्र राज्य है उसका। वर्चुअल में वो वर्चुअल का एक छत्र राजा है और मध्य वर्ग वर्चुअल के बिना जी नहीं सकता। और यही वजह है कि मध्य वर्ग उसको बहुत इजीली हजम करता है, मानता है, खाता है, उसकी बातें सुनता है। हमारी जरूरत है, हमारी चुनौती है ये कि हम वर्चुअल में नरेंद्र मोदी को डिकोड करें। नरेंद्र मोदी ने जो पॉपुलिज्म गढ़ा है वो आरएसएस की नीतियों की व्याख्या करके आप उस पॉपुलिज्म को नष्ट नहीं कर सकते। आप हिंदुत्व को चुनौती देके पॉपुलिज्म को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वर्चुअल दक्षिणपंथी राजनीति का पॉपुलिज्म है। इस पॉपुलिज्म का आधार है इज्जत और अपमान। आपको बांट दिया गया इन दो कैटेगरी से। आपको बांट दिया गया इस कैटेगरी से कि सत्ता और जनता। नरेंद्र मोदी जनता में है और सत्ता में वे लोग हैं जो लोग नरेंद्र मोदी के आलोचक हैं। आपकी जरूरत क्या है? आपकी जरूरत यह है, आए,
बोलें, बताएं, शेयर करें। कहां? गोष्ठी में नहीं, गोष्ठियां काम की नहीं रहती, गोष्ठियों का कोई इंपैक्ट नहीं होता। वर्चुअल में आइए। जब तक आप वर्चुअल में नहीं आएंगे आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते, और जब तक आप वर्चुअल में आने की तैयारी करेंगे नरेंद्र मोदी और आगे चला जाएगा। देरी मत कीजिए, वर्चुअल में आइए और वर्चुअल में नरेंद्र मोदी को देखिए। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र नहीं बनाया, वर्चुअल राष्ट्र बनाया है। नरेंद्र मोदी ने भीड़ नहीं पैदा की है, वो वर्चुअल भीड़ पैदा की है। वो ऐसी भीड़ पैदा की है जो एकदम हिंसक है, असभ्य है, अमानवीय है। उसकी हिंदुस्तान के नागरिकों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि वो वर्चुअल है, वो रियल में नहीं है। वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो वर्चुअल में एग्जिस्ट करती है। सो नरेंद्र मोदी कहां मिलेंगे? नरेंद्र मोदी का पॉपुलिज्म कहां मिलेगा? वर्चुअल में मिलेगा। सो प्लीज कम, आप आइए वर्चुअल में, बोलिए और एंजॉय कीजिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।